दोस्तों, स्वागत है आपका आरएन एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि गोल्डन पॉइंट्स का टॉपिक है, मात्र 20 से 30 मिनट की क्लास अपनी होती है। उसमें लगभग अपन 50 प्लस गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और ये 50 प्लस गोल्डन पॉइंट्स जो हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, ये गोल्डन पॉइंट्स जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे उस एग्जाम के अंदर देख लेना, तब जाके याद आएगा कि हाँ यार, ये गोल्डन पॉइंट्स हमारे लिए बहुत काम की चीज है। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है उनके लिए भी गोल्डन पॉइंट्स काफी कारगर साबित होने वाले हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली उनके लिए तो और भी शानदार वाले ये रिवीजन का काम करने वाले हैं। तो बने रहे डेली की डेली हमारे साथ में 20 से 30 मिनट तक। जितना आप अपने मोबाइल के अंदर रील्स स्क्रॉल करते हो उतना ही आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है पर डे आरएनयू एजुकेशन के साथ में, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के साथ में, जिसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिल रहा है गोल्डन पॉइंट्स वाली क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स हैं, इम्पोर्टेंट फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स, इम्पोर्टेंट फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या होती है भाई, यहीं से समझ लो। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग की स्टडी जो होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर, आपका होता है देखो तीन चीजें होती हैं। एक होता है फार्मेको, दो चीजें होती हैं, फार्मेको डायनामिक्स, जो शायद डॉक्टर साहब की क्लास में आपको करवाया गया है। देखो फार्मेकोलॉजी के अंदर फार्माकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है फार्माको डायनामिक्स, फार्मेकोडायनामिक्स, और एक होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब देखो फार्मेकोकाइनेटिक, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ, मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि ड्रग का आपने क्या लिया, इंजेस्ट किया, ठीक है। ड्रग आपने दी, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन। ये चीजें किसमें आती हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स में। यानी ड्रग का बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स होता है। और ड्रग बॉडी के लिए क्या करती है, ड्रग वाट ड्रग डज फॉर बॉडी। यानी ये देखा जाए, डायनामिक का मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ द ड्रग, एक्शन ऑफ ड्रग। सीधी सी भाषा में हम यदि समझे तो एक्शन ऑफ ड्रग जो होता है वो होता है फार्मेकोडायनामिक्स, और मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी इज कॉल्ड एज फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्लियर है, फार्मेकोकाइनेटिक्स इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग एंड एक्शन ऑफ द ड्रग इन बॉडी इज कॉल्ड एज फार्मेकोडायनामिक्स। क्लियर है दोस्तों। अब देखो इसी में आपको और टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एक आता है इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, देखो आईपी, किसी भी ड्रग को आप इंजेस्ट करते हो, किसी मरीज को दे रहे हो, उसके ऊपर लिखा होता है आईपी, लिखा होता है आईपी। इस आईपी का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया। और इंडियन फार्माकोपिया इज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच डिलीवर्स, और आपका जैसे मान लो कि उसको प्रेस्क्राइब करने का या फिर उसको एग्जामिन करने का, जो इसको क्या करती है, किसी ड्रग को मार्केट में लाने के लिए उसकी पूरी स्टडी करती है, उसकी उससे रिलेटेड अपनी इंडिया के अंदर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई गई है। उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपी बोलते हैं। अब जैसे मान लो ब्रिटिश फार्माकोपी होता है, बीपी होता है, ये ब्रिटिश का फार्माकोपी है, यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो इसको क्या करती है, उसको बनाने से लेकर बनाने से लेकर डिस्पेंसिंग का जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल जो करती है वो इंडियन फार्माकोपी होता है, ठीक है। ऐसे काफी टर्मिनोलॉजी आएंगी जो हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करने वाले हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट वैक्सीन डेवलप कौन सी हुई थी, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप कौन सी करी गई थी, वो थी आपकी स्मॉल पॉक्स। याद रख लेना इसको, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन थी वो सबसे पहली वैक्सीन बनी थी,
क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है पिछले 2025 के अंदर, 2024 और 25 के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सी वैक्सीन है जो सबसे पहले डेवलप की गई थी, वो कौन सी वैक्सीन है? स्मॉल पॉक्स है, जिसको किसने डेवलप किया था भैया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम मत भूल जाना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स को डिलीवर किया था और ये कौन सी थी? फर्स्ट वैक्सीन थी। कौन सी थी? फर्स्ट वैक्सीन थी। क्लियर है दोस्तों? अब टर्म वैक्सीनेशन जो है वो किसने दिया था भाई? इसने जब वैक्सीन बनाई है एडवर्ड जेनर ने, तो यही क्या देगा? वैक्सीनेशन का वर्ड भी देगा। कम्युनिटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, कम्युनिटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स की थी। किसने बनाई भाई? एडवर्ड जेनर ने बनाई। और फर्स्ट वर्ड जो वैक्सीनेशन था, टर्म जो वैक्सीनेशन थी, वो भी किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने। अब वैक्सीनेशन की दी थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। अब वैक्सीनेशन के बाद में वैक्सीन नाम किसने दिया? लुइस पास्चर ने दिया था, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए। यदि वैक्सीनेशन का नाम पूछे तो एडवर्ड जेनर आपके सामने आना चाहिए, यदि वैक्सीन का नाम आपसे पूछता है तो बच्चों किसका नाम लोगे आप? लुइस पास्चर का। वैक्सीन का नाम आता है तो लुइस पास्चर भैया का नाम लेना है और एडवर्ड जेनर का नाम आएगा वैक्सीनेशन के टाइम में। क्लियर है? ओके, इसके बाद में वैक्सीन एंथ्रेक्स और रेबीज लुइस पास्चर ने बनाई थी। लुइस पास्चर ने कौन सी वैक्सीन का खोज करी थी? एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए। इसके बाद में फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने दी थी भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्क वाली। जोनस साल्क ने पहली पोलियो वैक्सीन बनाई थी। पहली पोलियो वैक्सीन बनाई थी किसने? जेनस साल्क ने। फिर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी कब? 1928 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी भाई? वो बनी थी आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और ये कब बनाई गई थी? 1928 के अंदर पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। और किसने बनाई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई थी भैया? उस आदमी का नाम जरूर याद रखना। तो उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, 1928 में करी थी। और पहली वैक्सीन जिसके बारे में हम बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया था 1928 के अंदर? पेनिसिलिन का। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली आने वाली क्लासेज में गारंटी के साथ 2 से 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिटी के पोर्शन में से, ध्यान रखना। अब देखो, अगला आता है ग्रोथ चार्ट, जिसमें हम ग्रोथ को मॉनिटरिंग करते हैं। ग्रोथ चार्ट जो है वो ग्रोथ चार्ट किसने दिया था? ये दिया था डेविड मॉर्ली ने। किसने दिया था? डेविड मॉर्ली ने। नाम याद रख लेना भैया इस मोरले का, ठीक है? इस मोरले का नाम याद रखना, अपने मोर पिकॉक की तरह याद कर लेना। डेविड मॉर्ली ने क्या दिया था? ग्रोथ चार्ट दिया था। ये डेविड मॉर्ली जो था, इसी ने बताया था कि ग्रोथ को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है। क्लियर है? ब्लड ग्रुप का टाइप जो था वो किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये तो सबको पता होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का टाइप दिया था। ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर किसने दिया था? ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर के बारे में किसने बताया था? वॉल्टर रीड ने बताया था, ठीक है? वॉल्टर रीड ने बताया। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम किसने दिया था? रोनाल्ड रोस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इग्नोर मत करना इस स्लाइड को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल बताने वाला वैज्ञानिक कौन था भैया? वो था आपका रोनाल्ड रोस। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो क्या बताया था 1928 के अंदर? 1928 में उसने खोज करी थी किसकी? पेनिसिलिन की। किसकी करी थी? पेनिसिलिन की खोज करी थी 1928 के अंदर। और ये याद रखना कि पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। अब जब अपन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ही बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं रोनाल्ड रोस की। रोनाल्ड रोस की बात कर लेते हैं। इसने क्या दिया था? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें क्या होता है आपका मच्छर के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है? इसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट कंट्री ऑनर्स, पहली कंट्री जिसको ऑनर्स मिले थे, सम्मान मिले थे। फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन कंप्लीटली। पहली कौन सी कंट्री थी जिसने सोशलाइज मेडिसिन, जो मेडिसिन जो थी उनको सोशलाइज किया था? वो कौन थी? रसिया। रूस ने सबसे पहले मेडिसिन को सोशलाइज किया था। क्लियर है? फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी सिकनेस इंश्योरेंस, जर्मनी। कंपल्सरी सिकनेस इंश्योरेंस दिया गया था भैया।
बीमारी के लिए बीमा देने वाली सबसे पहली कंट्री कौन सी थी? जर्मनी थी, याद रखना। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया, कब? 1952 में, ये तो याद रख लेना। मैंने पहले भी बोला कि फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 के अंदर किया था, किसने? इंडिया ने। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी किसने किया था? इंडिया ने किया था। किसने किया था? ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी किसने दिया था? इंडिया ने फर्स्ट टाइम दिया था। फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो, फिंगरप्रिंटिंग किसने खोज करी थी? बहुत गर्व की बात है, कलकत्ता के अंदर 1897 के अंदर, 1897 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट कंट्री, अपनी इंडिया पहली कंट्री हो गई थी जिसने फिंगर प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लिए ब्यूरो बनाया गया था, ठीक है। तो जिसमें क्या करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पता चला था कि अलग अलग इंसानों की अलग अलग फिंगर प्रिंटिंग होती है, कभी भी सेम नहीं होती है। ये पता किसने लगाया था? इंडिया में, कलकत्ता में पता चला था। अब देखो, इसके अलावा कुछ गोल्डन पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन या फिर फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन सा था? फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट का क्वेश्चन आ जाए या फिर फादर ऑफ मेडिसिन का क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लेना उसको, हिप्पोक्रेटस। कौन था? हिप्पोक्रेटस। ये क्वेश्चन बहुत बार सीएचओ के एग्जाम में आता है, सीएचओ के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आपके आरआरबी के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन है, जितने भी जीके वाले क्वेश्चन है ना उनमें क्वेश्चन जरूर पूछा आता है। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट या फिर फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस, याद रख लेना, हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का फादर कौन है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भाई गलती से टाइप हुआ है, क्या है ये कोलेरा, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसके बाद में हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल इज कॉल्ड एज हेल्थ, ठीक है। हेल्थ की परिभाषा ये किसने दी थी कि कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट माइंड, फिजिकल और सोशली जो आदमी हेल्दी है उसको हम हेल्थ, जो आदमी हेल्दी है उसको हेल्थ बोलते हैं। ये किसने दिया था? डब्ल्यूएचओ ने दिया था। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये जो ऑप्शन है ना आपका, ये कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी, तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है हेल्थ की, जिसमें तीनों चीजें आपके सामने होंगी, फिजिकल, मेंटल और सोशल। हेल्दी होता है, तीनों चीजों से जो इंसान हेल्दी होता है वही हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन वही है। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? डब्ल्यूएचओ ने दी थी। क्लियर है भैया? इसके बाद में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स कंप्राइजेज, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अंदर क्या होता है? नॉलेज, लिटरेसी, लिटरेसी एंड मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग, स्कूलिंग की लिटरेसी रेट प्लस इनकम, इनकम ऑफ लॉन्गिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेशन एट बर्थ, ठीक है। तो ये क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या होती है आपकी? इंडिकेटर ऑफ मोर्टेलिटी इंडिकेटर। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये डिपेंड करेगी किस पे? मोर्टेलिटी पे। मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी पे भी क्वेश्चन आता है, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मोर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी की दर, मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? बीमारी दर। बीमारी की दर जो होती है वो मोर्बिडिटी होती है, और मोर्टेलिटी क्या होती है? मृत्यु दर। कौन सी होती है? नाम से याद रख लेना भैया, मोर्टेलिटी मींस मोर्चरी, याद रख लेना, मोर्चरी याद रख लेना, मोर्चरी से याद रख लेना मृत्यु दर। और मोर्बिडिटी क्या होती है? बीमारी की दर जो होती है वो डिपेंड करती है, मैंने यही बोला कि एपिडेमियोलॉजी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है ना वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है, जो क्या करता है? आपको मृत्यु दर को डिफाइन करता है वो, ठीक है, यानी मृत्यु दर को डिसाइड करता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कंप्राइजेज, तीन चीजें होती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर। एक होता है एजेंट, एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरमेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया इसमें, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कौन से हैं, तो इनमें से कुछ चेंज कर देता है, तो याद रखना एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है। इसके अलावा एक्स टर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब होता है कंप्लीटली बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। इराडिकेशन का मतलब, जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो उसमें ये किया गया कि कंट्री में से कंप्लीट जो मलेरिया के केसेज है उनको बिल्कुल खत्म करना, और आगे कभी मलेरिया की बीमारी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन। तो एक्स टर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इरेडिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? अगला, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन। देखो तीन चीजें होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी, प्राइमरी से होता है प्रीमोर्डियल,
प्रीमोर्डियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, और टर्सरी होता है। इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो है दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीमोर्डियल इंपॉर्टेंट है और आपके सेकेंडरी और टर्सरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब इनमें से क्या क्वेश्चन पूछता है, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनसे प्रिवेंट करना, रिस्क फैक्टर्स से प्रिवेंट करना क्या होता है, प्रीमोर्डियल होता है। अब ये क्या होता है, बीमारी से प्रिवेंट करना, ये कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होता है, डिजीज, डिजीज होने से प्रिवेंट करना प्राइमरी होता है। सेकेंडरी क्या होता है, डिजीज होने के बाद में, डिजीज होने के बाद में होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यानी डिजीज हो गई उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है आपका कौन सा, सेकेंडरी। और टर्सरी के अंदर क्या होता है, बिल्कुल एंड स्टेज वाली सिचुएशन होती है वो टर्सरी केयर होती है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन यहां से पूछता है, याद रख लेना, रिस्क फैक्टर्स से प्रिवेंट करना कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, तो वो प्रीमोर्डियल होगा। डिजीज होने से पहले डिजीज से प्रिवेंट करने वाला कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन कौन सा है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो होता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो होता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। और टर्सरी के अंदर क्या होता है, बीमारी होने के बाद में उसके लक्षण को ठीक करना क्या होता है, टर्सरी प्रिवेंशन होता है। कंफ्यूजन कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड कौन सा था, फर्स्ट था आपका प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड था आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है, रिस्क फैक्टर को, जैसे मान लो रिस्क फैक्टर क्या है, टोबैको स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या होगी, रिस्क फैक्टर है किसका, कैंसर का। अब स्मोकिंग को दूर करना, स्मोकिंग से बचना प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में कैंसर से बचना प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या हो गया आपका सेकेंडरी, ठीक है। तो ये चीज आती है एक्शन। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन अपना ये आ रहा है कि एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन। यहाँ पे यदि डिजीज नहीं आते तो ऑनसेट या फिर प्रियोर टू रिस्क फैक्टर या फिर एक्शन टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम रिस्क फैक्टर आ जाता तो क्या आ जाता, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन। आइवरी टावर्स ऑफ डिजीज लार्ज हॉस्पिटल्स, prevalence is a proportion, total cases is equal to new plus old cases, ठीक है। prevalence is a proportion of total number of death अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इज केस फर्टिलिटी रेट। इसका फॉर्मूला भाई आप लोग जो कम्युनिटी की बुक है ना उसमें से अच्छे से देख लेना, इसमें शायद टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ है। ऑब्जर्व्ड डेथ अपॉन एक्सपेक्टेड डेथ इज स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो। फिर प्रिवेलेंस अपॉन ड्यूरेशन इज इंसिडेंस, ये इसके फॉर्मूले हैं इंसिडेंस के और इनके सबके। क्लियर है? बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम्स हैव अकर्ड बिफोर स्टडी स्टार्ट इन कॉल्ड एज केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, जो एक्सपोजर्स और आउटकम्स जो होते हैं वो स्टडी में के स्टार्ट होने से पहले ही यदि आ जाते हैं अपने साथ में, अपने सामने आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। केस कंट्रोल यानी जो कंट्रोल ग्रुप होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रिसर्च की बात करें तो, रिसर्च की बात करें तो दो चीजें होती हैं, एक स्टडी ग्रुप होता है और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, उसको कोई इंटरवेंशन अब नहीं देते हैं, जैसे किसी को ज्ञान देना है, जैसे मान लो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स समझाने अपन को या फिर हैंड वॉशिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है, जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना उसको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। जबकि स्टडी ग्रुप जो होता है ना उसको हम क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताते हैं। तो ये दो डिफरेंस होता है उसके अंदर। अगला आता है कोहर्ट स्टडी, कौन सी होती है, फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोस्पेक्टिव स्टडी। हर्ट इज ऑफ ए कंट्रोल ट्रायल इज रेंडमाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका कोहॉर्ट। अकरेंस ऑफ डिजीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज इंपोर्टेड इन कंट्री वेयर इट डज नॉट अकर और फर्स्ट केस टू कम टू द नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज इंडेक्स केस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंडेक्स केस जो है ना, इंडेक्स केस का मतलब क्या होता है, प्राइमरी केस और इंडेक्स केस में यही डिफरेंस होता है। प्राइमरी केस का मतलब होता है फर्स्ट केस कम टू नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर के दिमाग मतलब नोटिस में पहला जो केस आता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस बोलते हैं। क्लियर है? ओके अब आता है मलेरिया पैरासाइट इज ए मॉस्किटो, मलेरिया पैरासाइट इज ए मॉस्किटो। साइक्लो
प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। मलेरिया पैरासाइट जो मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है ना, मॉस्किटो से फैलता है, ये क्या है, साइक्लो प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन है। फिर गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस क्या होता है, सीरियल इंटरवल। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बारे में आप ये बोलते हैं कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कोई सी बुक में ऐसा नहीं है। सीरियल इंटरवल की डेफिनेशन पूछ लिया आपसे कि सीरियल इंटरवल कौन सा होता है, तो बोल दो गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस इज कॉल्ड एज सीरियल इंटरवल। बस सीधी सी बात है। आपने यदि हमारी गोल्डन पॉइंट्स की क्लास कंप्लीटली देखी है तो आपका ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। तो सीरियल, इसके बाद में येलो फीवर, बीसीजी, मीजल्स, ये सारे के सारे क्या है, लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है, लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लाइव वैक्सीन का फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड अभी बताया था कौन सा, स्मॉल पॉक्स, किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने। रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर, वाह शानदार क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर, अब पहली चीज तो ये आता है कि कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन किसको बोलते हैं। कोल्ड चेन का मतलब ये होता है कि जो वैक्सीन्स होती हैं उनको उनके डिफाइंड टेम्परेचर के ऊपर, डिफाइंड टेम्परेचर पे क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना जो होता है वो क्या होता है, आपका कोल्ड चेन होता है। अब कोल्ड चेन, ये जो ट्रांसपोर्ट है, कई वैक्सीन ऐसी होती है जो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाती है, बर्फ के पास में रख के जाती हैं, उनको कैसे मेंटेन। कोल्ड चेन फेल्योर कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, अरे भाई मान लो आपके अस्पताल में मेडिकल कॉलेज है या फिर सीएससी है, पीएससी है, इनके ऊपर तो लाइट भी रहती है, इन्वर्टर सुविधा भी रहती है, फ्रीजर भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, लेकिन कहाँ पे फेल हो सकता है, सब सेंटर और विलेज लेवल के ऊपर, सब सेंटर और विलेज लेवल के ऊपर ये फेल होने के चांसेस होता है। मोस्ट इफेक्टिव स्टेलाइजिंग एजेंट कौन सा है, स्टेलाइजेशन एजेंट कौन सा होता है, ऑटोक्लेविंग। सवाल ये पूछे कि सबसे इफेक्टिव आज तक, देखो ये ऑटोक्लेविंग जो है ना, ये ऑटोक्लेविंग वो प्रोसेस है जो इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ट्रस्टेबल ट्रस्टेबल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन है। यानी आज भी सबसे ज्यादा यदि भरोसा किया जाता है तो स्टेलाइजेशन भी किया जाता है। ये स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है स्टेलाइजेशन की, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्शन में कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो कि किल नहीं होते हैं। तो स्टेलाइजेशन के लिए सबसे मोस्ट और सबसे ट्रस्टेबल मेथड कौन सा है भैया, वो है आपका ऑटोक्लेव या स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर। क्लियर है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर, आरआरबी की एग्जाम का नाम सुना होगा आपने, आरआरबी की एग्जाम के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आया था भैया, ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कितना % क्लोरीन होती है, कितनी % क्लोरीन होती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, बहुत याद रख लेना, 33% क्लोरीन होती है। कितनी % रहती है, 33% क्लोरीन होती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। आरआरबी में क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो सबसे पहली वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी भाई, सबसे पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स। कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स। कब खोजी गई थी, 1982 के अंदर, 62 में, ठीक है। जो सबसे पहली वैक्सीन जो थी वो कब खोजी गई थी, ठीक है। अब उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्मॉल पॉक्स को 8 मई 1980 के अंदर इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया से कंप्लीटली जा चुकी है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको ये बोला था कि ये जो आपकी इरेडिकेटेड होता है, इरेडिकेटेड का मतलब कोई भी बीमारी यदि किसी कंट्री से कंप्लीटली बाहर हो जाती है, उसके स्टेन वगैरह सारे गायब हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी कौन सी होती है, इरेडिकेटेड होना होता है। तो इरेडिकेटेड के अंदर मैंने ये बोला कि फर्स्ट जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन कौन सी बनी थी, स्मॉल पॉक्स बनी थी। स्मॉल पॉक्स के बाद में यदि आपसे ये भी पूछा जाए, यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि इंडिया के अंदर से स्मॉल पॉक्स जो है वो सबसे पहले कब इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दी थी, कब इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दी थी, 1982 के अंदर,
सॉरी 1980 के अंदर 8 मई 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड कर दिया था इंडिया से। इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया था ऐसा माना जाता है, लेकिन उसके बाद में भी एक दो केसेस मिलते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि केसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटली क्या कर देती है, उनको फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स कर देती है। रेसेज इन चिकन पॉक्स इज प्लियोमॉर्फिक एंड ड्यू ड्रॉप लाइक। भाई वर्ड नाम याद रख लेना, प्लियोमॉर्फिक और ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज जो होते हैं वो कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं, कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो याद कर लेना। वो होता है चिकन पॉक्स के अंदर। प्लियोमॉर्फिक होते हैं ड्यू ड्रॉप लाइक के जो रेसेज होते हैं वो किस में होता है, चिकन पॉक्स के अंदर। कोप्लिक स्पॉट्स जो होता है ये तो बहुत ही, ये जो है कोप्लिक स्पॉट्स जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायग्नोसिस किसके लिए डायग्नोसिस के हेल्प करता है, मीजल्स के अंदर। ठीक है, मीजल्स जो है, मीजल्स का यही यही जो है वो कोप्लिक स्पॉट्स, इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस मान लो, या फिर इसके लिए आप याद ही कर लो कि कोप्लिक स्पॉट्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, मीजल्स के लिए होते हैं। और ये कोप्लिक स्पॉट्स भी याद रख लेना कौन सी जगह पे देखने को मिलते हैं, अपर सेकंड मोलर के ऊपर देखने को मिलते हैं कोप्लिक स्पॉट्स। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स कितना होता है, 10 से 14 दिन याद रख लेना, 10 से 14 दिन मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। स्ट्रेन ऑफ रिबेला वैक्सीन RA27/3। 100 डे कफ कौन सा होता है, पर्टुसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुपिंग कप भी बोलते हैं। क्लियर है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज रिफाम्सिन। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, रिफाम्सिन होती है। पॉजिटिव सिक टेस्ट मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया। ठीक है, जैसे सार्स इज, अगला आता है सार्स इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो सार्स जो होता है वो किसकी वजह से खोज की होता है, वो होता है कोरोना वायरस। WHO रिकमेंडेड डेनिस 13331 स्ट्रेन फॉर BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन के लिए कौन सी स्ट्रेन दी थी उसने, वो दिया था डेनिस 1331। इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अगला हम बात करेंगे पोलियो स्टूल सैंपल आर ट्रांसपोर्टेड इन रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन जिसमें क्या होता है, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पोलियो स्टूल सैंपल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स। ये लाइन नहीं है भैया, ये लाइन नहीं है, आपके सिलेक्शन का मटेरियल है, याद रखना। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, आपके सिलेक्शन का, आपके सिलेक्शन का पासवर्ड है, आपके सिलेक्शन की कीज है। ठीक है, अब आपने क्या किया, छोटी सी लाइन देखी, अरे ठीक है पढ़ लेंगे, ORS तो हमें पता है। एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते हैं, यार 12 घंटे था कि 24 घंटे था कि 36 घंटे था या 72 घंटे था, वहां कंफ्यूज हो गए। क्लास देखिए 20 मिनट वाली, इसका मतलब आपका वो क्लियर होना है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको ORS को यूज कर लेना है, अदरवाइज उसको फेंक देना है, वो खराब हो गया। एंटेरिक फीवर इंक्लूड्स, एंटेरिक फीवर में कौन कौन सी होती है, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर्स जो होती है। मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज कौन सी होती है, डेंगू होती है भैया। अर्बो वायरल डिजीज, मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज कौन सी होती है, डेंगू होती है। प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट इन मलेरिया क्या देते हैं, क्लोरोक्वीन देते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, कोरोना के टाइम में फीवर के लिए सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग यूज हो रही थी, क्लोरोक्वीन यूज हो रही थी। मेन वेक्टर फॉर येलो फीवर इज एडीज एजिप्टी। मेन वेक्टर फॉर येलो फीवर इज एडीज एजिप्टी। और सिम्स डिजीज कौन सी होती है, सिम्स डिजीज कौन सी होती है, एड्स होती है। गलती से भी गलती ना कर देना, गलती से भी गलती मत कर देना, गलती से भी गलती। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि निम्न में से स्लिम्स डिजीज कौन सी होती है, एड्स डिजीज होती है भैया। एड्स को हम क्या बोलते हैं, स्लिम डिजीज बोलते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जो महत्वपूर्ण और गोल्डन पॉइंट्स वाली क्लास थी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ में, जिसके अंदर भी होने वाले हैं इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन आपके गोल्डन पॉइंट। तब तक के लिए बने रहिए RN एजुकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।